हेलो स्टूडेंट्स। तो +1 क्लास का हमारा चैप्टर है सेट थ्योरी। आज इनके थोड़े बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, बेसिक थिंग्स उनके बारे में जरा जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। तो सेट थ्योरी के कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में आज ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे उनको, ठीक है। तभी आप सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो सेट थ्योरी के बेसिक क्वेश्चन कुछ करते हैं, देखते हैं उनमें क्या कुछ आ सकता है। पहले डेफिनेशन सीख लीजिए क्या चीज़ है। Definition of set is a collection of well defined and distinct object। बड़े ध्यान से इसको समझना होगा, ये क्या बोल क्या रहा है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सेट क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है। ऑफ अ वेल डिफाइंड का मतलब समझिए क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई थिंग पर्टिकुलरली एग्जिस्ट कर रही है और उसके पीछे कोई रीजन है, कोई पर्टिकुलर रीजन है। किसी थिंग की एग्जिस्टेंस के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है, मतलब कोई भी चीज है। वेल डिफाइंड का मतलब है कोई चीज है एंड उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है उसके होने का। फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर कहूंगा तो ठीक है, नेचुरल नंबर के पीछे का कॉन्सेप्ट है कुछ, दैट इज वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और वो उसके लिए लिए गए। या मैं कह दूं कि मैंने ABC अल्फाबेट लेने हैं, मैंने वोवल्स लिखने हैं, AEIOU, ठीक है ना। मतलब कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स होनी चाहिए, उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। मतलब कोई उठा के ऐसे ही नहीं तुक्के से कोई चीज रख देनी है। कोई भी चीज उसके बीच में रखी जाएगी सेट की तो वो वेल डिफाइंड होगी, मतलब उसको ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। ये तो बात आपने पल्ले बांध लेनी है बेटा कि सेट थ्योरी में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सेट के बीच में एक एलिमेंट जो आपने लिख दिया दोबारा वो लिखना अलाउड नहीं है। दो बार किसी भी चीज को लिखना अलाउड नहीं है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है, सेट कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड, जिसको डिफाइन किया जा चुका है, डिस्टिंक्ट अलग अलग, तो उन सबका एक कलेक्शन है वो, ओके। तो हाउ टू राइट ए सेट, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ये कर्ली ब्रैकेट का साइन है, ठीक है। और सेट की जो नेम होता है उसको कैपिटल से लिखना होता है, ABCDPQRS जो मर्जी आप लिख दीजिए, ठीक है। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल ABC लिखे जाएंगे। ये कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, एनीथिंग, संडे मंडे जनवरी फरवरी कुछ भी हो सकता है बेटा ये, ठीक है। ये उसके एलिमेंट हो गए। तो सेट थ्योरी की डेफिनेशन और सेट थ्योरी को कैसे लिखा जाएगा, इन कर्ली ब्रैकेट, दिमाग में रख लेना। आगे चलते हैं। तो सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट थ्योरी को बेटा रिप्रेजेंट करने के ना दो ही तरीके हैं, एक तो है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में फर्क क्या है। रोस्टर फॉर्म सिंपल सी बात, जो मैंने समझा मैंने वही बात आपको क्लियर कर देनी है। रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म वो तरीका है जिससे जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाएंगे जिनको आप सुन सकते हो। रोस्टर फॉर्म क्या है, अगर मैं सेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिखूंगा तो वो आप सुन सकते हो, सुन सकते हो, वो आपको दिखाई देंगे, कॉमा डाल के नंबर लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ए कोई सेट लिखा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपको सुनाई भी दिया, यस, और सामने लिखा भी हुआ, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे सेट के वो आपको सुनाई देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म है जिसके अंदर अगर मैं जो एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा वो आपको सुनाई नहीं देंगे। अब आप कहोगे सर सुनाई नहीं देंगे का मतलब क्या है, आप बोलोगे तो हमें सुनाई देगा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसके बदले में कोई आपको लाइन बोल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो 4 और 4 से पीछे हैं कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4। यानी सेट के अंदर क्या लिखा जाना था, 1 2 3 4, लेकिन मैंने आपको 1 2 3 4 डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने उसकी जगह पर क्या बोल दिया, एक पर्टिकुलर लाइन बोल दी। तो आपको समझना होगा, ठीक है। समझ गए ना आप मेरी बात कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने उसकी जगह एक लाइन को रिप्रेजेंट करना है और रोस्टर फॉर्म में हमने सारे एलिमेंट बोलने हैं। फॉर एग्जांपल मैं रोस्टर फॉर्म में अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई सेट लिया उसके अंदर सारे मेरे डेज ऑफ वीक हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, ये मैंने बोल दिए। अब दूसरी जगह पर मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक कौन से होते हैं, 7 दिन होते हैं, वो आप खुद देख लीजिए कौन कौन से, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म वो होते हैं जिनके एलिमेंट को आप सुन सकते हो, सेट बिल्डर के, सेट बिल्डर उसे कहते हैं जिनके एलिमेंट्स के बारे में आप सुन नहीं सकते लेकिन उसको एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। होप आपको समझ में आया होगा, इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी बेटा ये। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सेट थ्योरी डीपली समझने वाले हैं, मैंने हर एक का वेन डायग्राम अलग से बनाया हुआ है, एग्जांपल अलग से ली हुई है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार आप समझ लोगे तो पूरी जिंदगी आपके दिमाग में से ये निकलने वाले नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है और उसको कैसे डिनोट किया जाता है, और वेन डायग्राम से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे, उसके बारे में बात करते हैं।
मैं हर एक चीज़ को आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि सेट थ्योरी की डेफिनेशन की बजाय अगर हम उनकी एग्जांपल को बेटा फॉलो करते हैं ना, वो दिमाग में बड़ी जल्दी बैठ जाते हैं और परमानेंटली फुटते हो जाते हैं वो दिमाग में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सेट था 2 3 4। यू इज अ यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसके बीच में सारे सेट मौजूद होते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। अब ए के सारे एलिमेंट 2 4 6 इसके बीच में मौजूद हैं। ठीक है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकाला जाता है? या तो ए के ऊपर सी लिख दीजिए, ये भी ए के कॉम्प्लीमेंट ही माना जाएगा, या फिर ए के ऊपर डैश डाल दीजिए। ठीक है, या तो जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसके ऊपर सी लिख दीजिए छोटा सा, या फिर उसके ऊपर डैश लगा दीजिए। इसका मतलब है कि आप कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको दिखा रहे हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा होता है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट को लिख लो। ए सेट क्या था? 2 3 6, 2 4 6 था। 2 4 6 को बेटा आप यूनिवर्सल सेट में से कट कर दो, 2 भी दिमाग में छोड़ दो, 4 भी बाहर निकाल दो, 6 भी बाहर निकाल दो, क्या बचा? 1 3 5। तो ये क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? जो सेट आपको दिया होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से खत्म कर देना होता है। वेन डायग्राम मैंने बनाया है। वेन डायग्राम बेटा किसको कहते हैं? वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे, ये बड़ा सेट है, इसके अंदर जितनी चीजें होंगी सारा कुछ होगा, वो यू से डिनोट किया जाता है। यू कौन है? यूनिवर्सल सेट। यानी ये पूरी जो इसके बीच की मैं चीजों को बना रहा हूँ वो एक यूनिवर्स है, बड़ा यूनिवर्सल सेट है, उसके बीच में हो रहा है सारा कुछ। ये तो ये रेक्टेंगल बॉक्स के बीच में जो सारा कुछ होगा वो यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए ए के बीच में कौन कौन से एलिमेंट थे? ए मैंने इस सर्कल में बना लिया 2 4 6, और 1 3 5 मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि वो सेट के अंदर नहीं लिख सकते, लिखना अलाउड नहीं था। दैट इज वाई मैंने सेट के बाहर कहीं भी लिख दिया उसको। 1 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे, और 5 यहाँ पे लिख दिया। अब शेड कौन सा पार्ट होना था? यानी ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला है, तो शेड कौन सा करना है? मैंने ऐसे रेड कलर से उसको अलग से शेड किया हुआ है। तो शेड कौन सा होना था? 2 4 6 को शेड करना नहीं है। क्या आया था आंसर हमारा? 1 3 5 वाला। तो 1 3 5 बाहर कहीं भी हो सकता है। दैट इज वाई सेट को छोड़ के आउटर पार्ट जो आपका सारा है वो शेड होना था। सेट को छोड़ के आउटर पार्ट जो होना था वो सारा शेड होना था। ठीक है, सेट को शेड नहीं कर सकते थे। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट को छोड़ के उसके बाहर जो बाकी सारा पार्ट होगा उसको शेड किया जाना है। पेपर में यानी आपने हर एक का वेन डायग्राम नहीं बनाना है। वेन डायग्राम सिर्फ आपकी समझ के लिए होता है बेटा। ठीक है, इसके फर्दर क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो अलग अलग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। समझना ज्यादा जरूरी है चीजों के बारे में। यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट को पहले याद रखिएगा। दो सेट की अगर यूनियन निकालनी है तो ये यूनियन का साइन है, यू। ठीक है, दो सेट के बीच में वो आपको यूनियन वर्ड नहीं लिख के भेजेगा, वो उसने बाद से आपको यू डाल देना। यू का मतलब आपको यूनियन निकालने के लिए बोला हुआ है। अब मैंने फिर यूनियन निकाल के दिखाया। ए सेट लिया मैंने 1 2 3, बी सेट लिया मैंने 3 4 5। तो ए यूनियन बी कैसे निकालना है? ये ए यूनियन बी मैंने निकाला है। ए यूनियन बी कैसे निकाला मैंने? 1 2 3 4 5, यानी कंबाइन कर दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है? सेट को कंबाइन कर दीजिए। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये बात याद रखना। तो दोनों सेट को मैंने आपस में कंबाइन करके लिख दिया। 3 दो बार था, लेकिन मैंने इसको दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट। तो कंबाइन करके जब हम चीज को लिख देते हैं तो वो यूनियन कहलाती है। यानी दो सेट का अगर कभी यूनियन निकालना पड़ जाए तो आप उसको कंबाइन कर दीजिए। इसका वेन डायग्राम मैंने बनाया है। मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ए पहले लिखा। ए 1 2 3 सेट था और बी था 3 4 5। अब देखिए ध्यान से, 3 कॉमन था। 3 दोनों के बीच में कॉमन था। दैट इज वाई मैंने दोनों सर्कल को आपस में किसी पॉइंट के ऊपर तो इंटरसेक्ट करना ही था, क्योंकि कॉमन पार्ट तो आ ही रहा है। ठीक है ना? तो 3 जो आ रहा था वो कॉमन बीच में आ रहा था। दैट इज वाई मैंने 3 को इन दोनों के बीच में कॉमन वाले पार्ट में लिखा है। जो कॉमन पार्ट होता है वो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आता है, जो दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो 1 और 2 इधर ए के साइड में रहा, और 3 लिखा जा चुका है। 4 और 5 बी सेट में इधर रहेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी का आंसर कितना आया था? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 जहां जहां पर आपको दिखाई दिया है उस पोर्शन को शेड कर दीजिए। यानी बस ये पोर्शन सारा शेड होना था पूरा का पूरा। तो ये आपका ए यूनियन बी कहलाना था। ठीक है, होप इजीली समझ में आ गया होगा आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं बेटा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज। इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट किया जाता है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। ठीक है, तो ए सेट मैंने लिया 1 2 3 4, बी सेट लिया मैंने 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी उन्होंने मुझसे पूछ लिया। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है। ठीक है,
आपको पेपर में उन्होंने साइन ही डालने हैं, आपको स्पेशली उन्होंने कोई वर्ड नहीं देना है वहां पर। ए इंटरसेक्शन बी का साइन डाल दिया, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या था, 3 ए सेट में भी था, 4 ए सेट में भी था, बी सेट में भी था। तो जो कॉमन पोर्शन होता है उसको इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। तो यानी इन दोनों सेट में 3 और 4 कॉमन आया था, तो 3 और 4 आपका आंसर है, और इसी पोर्शन को शेड किया जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बेटा, कॉमन पोर्शन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, शेड इसको कर दिया, बाकी बेसिक थिंग्स आपको पीछे भी मैं वेन डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। Disjoint set. Disjoint sets are those set which are don't have anything common. सिंपल सी बात है बेटा, दो सेट disjoint set तभी कहलाएंगे जब उनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। ए सेट था 2 4 6, बी सेट था 1 3 5। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो तो खाली होगा ना, नल सेट होगा, वाइड सेट होगा, तो उसको 5 से लिखा जाएगा। ठीक है ना। वाइड सेट क्या होता है आप मेरी वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं पिछले वाले में, कि वाइड सेट को किस नेम से जाना जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया इसका, 5। तो ये अलग अलग सेट हैं, ये इसका कोई पोर्शन शेड नहीं होना है। ए सेट मैंने 2 4 6 यहाँ पे लिख दिया, बी सेट 1 3 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये अलग अलग है। डिस्जॉइंट सेट मतलब अलग अलग है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब है दो सेट को आपस में माइनस करना। कैसे माइनस करते हैं उसके बारे में पहले जान लें। मैंने एग्जांपल लिए, ए सेट में मैंने लिखा 1 2 3 4 5, बी सेट में लिखा मैंने 4 5 6 7। मैंने ए माइनस बी भी निकाल के दिखाया, बी माइनस ए। पहले ए माइनस बी की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में याद रखना है, ए की चीजें जो बी में नहीं है। याद रखने का तरीका होता है एक, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट याद नहीं रखने। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए की चीजें जो बी में मौजूद नहीं है। तो ए की चीजें बी में कौन सी मौजूद नहीं है, ए की तरफ जरा ध्यान दीजिए। ए की चीजें बी में नहीं है, ए का 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो 1 2 3 मेरा आंसर होगा। सिंपल सी बात है। बी माइनस ए क्या होगा, बी की चीजें जो ए में नहीं है। बी सेट की तरफ देखिए, बी की चीजें जो ए में नहीं है। 4 है, इसको नहीं ले सकते। 5 है, इसको भी नहीं ले सकते। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 6 7 8। बी की चीजें जो ए में नहीं है। समझ गया। ए माइनस बी का मतलब ए की चीजें जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब बी की चीजें जो ए में नहीं है। और शेड पोर्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ए माइनस बी को मैंने कैसे शेड किया। ए एंड बी के बीच में कॉमन पार्ट कौन सा था, 4 एंड 5, ये मैंने बीच में लिख लिया। तो ए माइनस बी का आंसर कितना आया था बेटा, 1 2 3। तो 1 2 3 वाले पोर्शन को शेड करना है, बाकी छेड़ना भी नहीं है आपने। ये ए माइनस बी इधर वाला पोर्शन आएगा, लेफ्ट वाला साइड सारा। और बी माइनस पोर्शन ए में क्या आंसर आया था, 6 7 8। बी माइनस 8 में 6 7 8 आया था, तो शेड पोर्शन ये राइट हैंड साइड वाला होना। ठीक है। ए माइनस बी में बी को टच भी नहीं करना, और बी माइनस ए को ए में टच नहीं करना। सेकंड वाला सेट पूरा रिमूव कर देना है। ए माइनस बी में बी को टच भी नहीं करना है शेड करते वक्त, और बी माइनस ए में ए को भूल जाना। सेकंड सेट को पूरी तरह से इग्नोर कर देना होता है। ओके, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स था आपका। ये आपका बेटा लास्ट इसमें आता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इजी कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक का साइन बेटा ये वाला होता है, ये ट्राइंगल शेप, ये सिमेट्रिक का साइन है। सिमेट्रिक के लिए आपको करना क्या होता है, ए माइनस बी निकाल लीजिए, बी माइनस ए निकाल लीजिए, और दोनों सेट की आपस में यूनियन निकाल दीजिए। यूनियन तो पता है ना, सेट को इकट्ठा करके लिख देना। जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। ए लिया मैंने 1 2 3 4, बी लिया मैंने 4 5 6। ए माइनस बी क्या आया, ए की चीजें जो बी में नहीं है। ए की चीजें जो बी में नहीं है कौन कौन सी, 1 2 3 बी में नहीं है, तो ए माइनस बी कितना हो गया, 1 2 3। बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी की चीजें जो ए में नहीं है। 5 और 6 जो बी का था वो ए में मौजूद नहीं है, तो बी माइनस ए कितना हो गया, 5 6। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए जो दोनों आंसर आए हैं, इनकी यूनियन निकाल लेनी है बेटा। यूनियन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दीजिए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है। ठीक है। तो 1 2 3 एंड 5 6, 1 2 3 5 6 लिख दीजिए। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी को आपने शेड करना है। शेड करते वक्त इसमें कौन सा पोर्शन आएगा, आप ध्यान दीजिए कि इसमें 4 एलिमेंट जो कॉमन था दोनों के बीच में वो नहीं आया। तो कॉमन पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन क्या हो जाना है, शेड हो जाना है। तो अगर कभी भी सिमेट्रिक डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों सेट के बीच में जो कॉमन पोर्शन होगा उसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड हो जाए। ठीक है। तो ये बेटा आपका उसका कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये सेट के बीच में।
कि कैसे कैसे उसके कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस इनको फाइंड आउट किया जा सकता है और उनको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोवाइड करवा देना, मैं अलग से उसकी वीडियो लेक्चर्स